साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जनसत्ता में एक संपादकीय छपी है जिसका शीर्षक है समुद्र पर कब्जे की चाल। यह जो संपादकीय है यह संजीव पांडे जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें चीन के द्वारा अपने जल क्षेत्र में विदेशी पोतों को विनियमित करने के लिए नए नियमों को जो अधिसूचित किया गया है उसके बारे में बात की गई है और उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, उससे भारत और अन्य देशों के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके पीछे चीन की क्या रणनीति है, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो ये आपका मेंस का जो आईआर वाला पोर्शन होता है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आप यदि इसको सुनते हैं और इसको पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें पता चलेंगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर देखिए, चीन ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून की संयुक्त राष्ट्र की संधि, जिसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी कहते हैं, इसको चुनौती देने की ठान ली। हुआ क्या, देखिए कि वर्ष 2016 में चीन ने समुद्री विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, जिसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी UNCLOS UNCLOS इस नाम से जानते हैं, तो ये मध्यस्थम न्यायाधिकरण है, इसके निर्णय को अस्वीकार कर दिया था। इस निर्णय में कहा गया था कि चीन जो है वो 9 डैश लाइन के भीतर जल क्षेत्र के संसाधनों के ऐतिहासिक अधिकारों का दावा नहीं कर सकता है, जिसमें अधिकांश दक्षिण चीन सागर अर्थात साउथ चाइना सी शामिल है। अभी हम लोग इस आर्टिकल के बाद लास्ट में मैप में देख लेंगे जो आपका दक्षिण चीन सागर वाला इलाका है। देखिए, नौ संचालन की स्वतंत्रता पर बल देने के लिए बीजिंग के दावों को चुनौती देते हुए संयुक्त अमेरिका और उसके सहयोगी नौसेना अभियान का संचालन करते रहे हैं। अब और चीज़ें देखें तो इस दिशा में ये जो चुनौती देने की ठानी है, इस दिशा में उसने सबसे बड़ा कदम उठाते हुए दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर पर अपने समुद्री कानून लागू कर दिए हैं। इन कानूनों के जरिए चीन सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में अपनी दखल बढ़ाते हुए विस्तारवादी नीतियों को बेहिचक अंजाम दे रहा है। इस नए समुद्री कानून के मुताबिक अब चीन की समुद्री सीमा से गुजरने वाले सभी समुद्री जहाज़ों को, ठीक है, जहाज़ों को चीनी अधिकारियों को तमाम तरह की जानकारियां देनी होंगी। इसके तहत चीनी जल में प्रवेश करने वाले पोतों को कार्गो के विवरण की सूचना प्रदान करनी होगी। इनमें रेडियोधर्मी सामग्री, बल्क आयल, रसायन और अन्य आपूर्तिकर्ता पोत शामिल हैं। अगर किसी विदेशी समुद्री जहाज ने चीन को मांगी गई जानकारी नहीं दी तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए वह स्वतंत्र होगा। दरअसल समुद्री नौवहन को वह अपने हिसाब से संचालित करने के लिए चीन ने यह कानून थोपा है। चीन इस कानून के बहाने दक्षिण चीन सागर में दूसरे देशों की समुद्री सीमा में घुसपैठ करेगा और साथ ही दक्षिण चीन सागर के नौवहन मार्ग पर अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिश करेगा। दरअसल दक्षिण चीन सागर से 246 लाख करोड़ रुपए, कितने का, 246 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होता है और इसी रास्ते से भारत भी सालाना लगभग 14 लाख करोड़ रुपए का कारोबार यहाँ से करता है। दरअसल यह दुनिया का एक महत्वपूर्ण नौवहन मार्ग है जिससे दुनिया के कुल समुद्री कारोबार का 1/3 कारोबार होता है इस दक्षिणी चीन सागर से होकर के। आशंका जाहिर की जा रही है कि चीन नए समुद्री कानूनों के बहाने पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर जाने वाले विदेशी जहाज़ों को परेशान करेगा। इससे कई देशों के साथ चीन का विवाद खड़ा होने का खतरा सर पर है। जापान अपनी ऊर्जा क्षेत्र की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों का बड़ा आयात इसी रास्ते से करता है। समुद्री क्षेत्र को लेकर के चीन और जापान के बीच विवाद भी किसी से छिपा नहीं है। नए समुद्री कानून की आड़ में चीन भारत जैसे देश के आर्थिक हितों को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि भारत के कुल समुद्री व्यापार का लगभग 55% जो है कारोबार वो दक्षिण चीन सागर के रास्ते ही होता है। चीन की इस नई हरकत का असर अब यह पड़ेगा कि जापान, दक्षिण कोरिया और आसियान के कई देशों के साथ होने वाले व्यापार में भी भारत के लिए बाधाएं खड़ी हो सकती हैं। वियतनाम के समुद्री क्षेत्र में मौजूद गैस और तेल की खोज के लिए भारत और वियतनाम के बीच समझौता भी हुआ है। चीन शुरू से इस समझौते पर आपत्ति जताता रहा है। चीन का दावा है कि वियतनाम जिस समुद्री क्षेत्र को अपना बताता है वास्तव में चीन का समुद्री क्षेत्र है। समुद्री क्षेत्र में चीनी विस्तार की नीड स्पष्ट है। चीन ना तो इतिहास की परवाह करता है, न ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों को मानता है, बल्कि अपने गलत दावों को मजबूत करने के लिए वह इतिहास का इस्तेमाल अपने हिसाब से करता है। विस्तारवाद को अंजाम देने के लिए इतिहास के प्रमाणों के साथ तोड़ मरोड़ भी करता ही रहा है। चीन ने फिलहाल जो समुद्री कानून बनाए हैं वे अंतर्राष्ट्रीय संधियों और कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है। नदियों और समुद्र में अपनी विस्तारवादी नीतियों के कारण चीन दूसरे साम्यवादी देशों से भी उलझता रहा है। वियतनाम और रूस, जो कि साम्यवादी देश रहे हैं, इसके उदाहरण हैं। पिछली सदी में 60 के दशक में चीन और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच संघर्ष हुआ था और इस संघर्ष का कारण उसरी नदी
उसरी नदी के द्वीप थे जिन पर चीन अपना दावा करता था। अब वह वियतनाम के समुद्री इलाके में घुसपैठ कर रहा है। गौरतलब है कि चीन और वियतनाम के बीच भी संघर्ष हो चुका है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में कई मुल्कों को परेशान कर रखा है। वह दक्षिण चीन सागर में स्थित वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस के समुद्री क्षेत्रों पर दावे ठोकता रहता है और इन्हें अपना क्षेत्र बताता रहा है। हालांकि इस तरह के दावे वह लंबे समय से करता रहा है और इनके पक्ष में इतिहास का हवाला भी देता रहा है। चीन जो है वो मिंग शासकों के समय में किए गए समुद्री सैन्य अभियान के आधार पर कई समुद्री इलाकों पर दावे करता रहा है। कोरोना काल में भी चीन इस काम में पीछे नहीं रहा। जब दुनिया कोरोना से निपटने में लगी थी तो चीनी जहाज वियतनाम के समुद्री इलाके में घुसपैठ कर रहे थे। चीन ने वियतनाम के मछुआरों की नावें तोड़ दी थी। दक्षिणी चीन सागर में मलेशिया के तेल खनन जहाज़ों के साथ उसका टकराव हो गया है। इंडोनेशिया ने भी आरोप लगाया कि चीन ने उसके विशिष्ट समुद्री आर्थिक क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की। समुद्री नौवहन क्षेत्र में चीनी प्रभुत्व मजबूत करने की रणनीति के पीछे इरादे स्पष्ट हैं। चीन सड़क और रेल परिवहन के रास्ते में भू राजनीतिक खतरे को भांपता रहा है। मसलन बेल्ट एंड रोड पहल के मध्य एशिया में विस्तार के रास्ते में कई बड़े खतरे हैं। जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आतंकवाद चीनी आर्थिक विस्तारवाद के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। वैसे में चीन दक्षिण चीन सागर से लेकर के अरब सागर तक के क्षेत्र पर अपने प्रभुत्व को सोची समझी रणनीति के साथ बढ़ा रहा है, क्योंकि वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से निकलता है। इसीलिए समुद्री नौवहन पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए चीन खुलकर अपनी सेना का इस्तेमाल कर रहा है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाई है। आज चीन के पास एक बड़ी नौसेना है जो दक्षिण चीन सागर से लेकर अरब सागर तक अपनी ताकत को दिखा सकती है। यदि हम चीन के जो नौसैन्य ताकत है इसको यदि अमेरिका से कंपेयर करें तो चीनी नौसेना के पास 350 समुद्री जहाज और पनडुब्बियां, जबकि अमेरिकी नौसेना के पास 293 समुद्री जहाज हैं। इसके अलावा चीन ने समुद्री क्षेत्र में ताकत और बढ़ाने के लिए मिसाइल मारक क्षमता को भी मजबूत किया है। चीन के पास वर्तमान में 1250 बैलिस्टिक एवं क्रूज मिसाइल हैं। चीन ने रूस के साथ सैन्य सहयोग कर समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाने की रणनीति अपनाई है। रूस की S-400 और S-300 मिसाइल प्रणालियां भी चीन को दक्षिण चीन सागर में मजबूत करेंगी। दरअसल चीन समुद्र में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, केन्या, सेशल्स, तंजानिया, अंगोला और तजाकिस्तान में सैन्य अड्डों के विस्तार की योजना पर काम कर रहा है। जिबूती में चीन का सैन्य अड्डा पहले से ही है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि उसे अब बड़ा खतरा अमेरिका और भारत के बीच संभावित सहयोग से है। एशिया में भारत चीन को चुनौती पेश कर रहा है। वैसे में एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और भारत का गठजोड़ चीन के लिए चुनौती है। चीन रणनीतिकारों का मानना है अमेरिका और भारत मिलकर मलक्का जल डबरू मध्य को जाम कर सकते हैं। इस डर की वजह से ही चीन ने 2008 में अदन की खाड़ी में अपनी सैन्य मौजूदगी दर्ज कराई थी। अदन की खाड़ी में ही इसने जिबूती जो देश है वहाँ पर अपना सैन्य अड्डा बनाया हुआ है। 2013 में शी जिनपिंग के सत्तासीन होने के बाद समुद्री इलाके में चीन की ताकत बढ़ाने के फैसले पर तेजी से काम हुआ। समुद्री सिल्क रूट को अंतिम रूप दिया गया है। चीन ने कई देशों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया, वहां बंदरगाहों के विकास का काम ले लिया है। श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान जैसे देश में बंदरगाहों के विकास का काम चीन ने लिया है। यहाँ भारी निवेश चीन ने किया है। इसके पीछे चीन का उद्देश्य साफ है। चीन भविष्य में इन बंदरगाहों पर अपनी सेना की मौजूदगी करवाएगा। तो ये आर्टिकल था जिसमें चीन के जो नए नियम, विदेशी पोतों को संबंधी जो नए नियम अधिसूचित किए गए हैं उसके बारे में और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके पीछे की क्या रणनीति है उसकी, इसके बारे में बात की गई है। अब हम लोग जो दक्षिणी चीन सागर वाला इलाका है उसको मैप के माध्यम से एक बार देख लेते हैं। आप यहाँ मैप में जो है साउथ चाइना सी को यहाँ पर देख सकते हैं और इसमें जब साउथ चाइना सी को आप देखेंगे तो यहाँ पर आप वियतनाम है, ये चाइना वाला इलाका है, ये फिलीपींस है, यहाँ पर आपका देखेंगे तो नीचे आपका मलेशिया है, ये दो हिस्सों में, और यहाँ ऊपर जो है आपका ताइवान है। ताइवान के ऊपर ही जो है पूर्वी चीन सागर भी है। तो इस मैप को आप देख सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो डैश लाइन है यही 9 डैश लाइन है इसको जो है चाइना के द्वारा खींचा गया है। चाइना के द्वारा ये माना जाता है ये जो पूरा इलाका है ये चाइना का है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इन सारी बातों को यहाँ पर किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।